यस बेटा, देखिए हमने चैप्टर शुरू किया हुआ है एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर में हमने जो बेसिक पता है कि एटम तीन चीजों से बना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ठीक है। फिर हमने एटॉमिक नंबर, मास नंबर, ये कुछ चीजें पढ़ी, फिर हमने कुछ डिनोशंस पढ़ी। तो एक बार ये मैंने सम अप सा किया हुआ है, जस्ट कीप इन माइंड। एटॉमिक नंबर इज ऑलवेज इक्वल टू प्रोटॉन फॉर ऑल द केसेस। मतलब अगर कोई पूछे एटॉमिक नंबर क्या होता है, तो इट इज ऑलवेज इक्वल टू प्रोटॉन, ये हमने याद किया था। मास नंबर इज इक्वल टू सम ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। मास नंबर इज ऑलवेज इक्वल टू सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। एंड प्रोटॉन ऑलवेज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन इफ एटम इज न्यूट्रल। और अगर एटम न्यूट्रल नहीं है तो कैटायन है, तो कैटायन फॉर्म बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अनायंस हैं तो फॉर्म बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। फिर हमने एक जनरल रिप्रेजेंटेशन सीखी कि कोई इस तरह से सिंबल लिखा हो वो एलिमेंट होता है। उसके बॉटम लेफ्ट, अपना बॉटम लेफ्ट में वो एटॉमिक नंबर, टॉप पे लेफ्ट टॉप एटॉमिक मास, राइट टॉप आपका चार्ज नंबर लिखा होता है। तो ये कुछ चीजें हैं जो हमें पता होनी चाहिए इस चैप्टर को समझने के लिए, जो बहुत हेल्प करती हैं इस चैप्टर में। फिर हमने इसमें इस तरह से क्वेश्चन किए थे। और फिर हमने पढ़ा आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक वो एटम और या आयंस होते हैं, ग्रुप ऑफ एटम्स और आयंस, जिसमें विच हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो मैंने जैसे सोडियम का बताया, एफ नेगेटिव का, ओ माइनस टू का, तो इन सबके हमने जब इलेक्ट्रॉन देखे तो सेम थे। दैट इज नोन बाय द नेम ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। फिर हमने ये पढ़ा कि आइसोटोप क्या होता है। आइसोटोप होते हैं atoms of same element having same atomic number, different mass number। isobars different atoms होते हैं, mass number same होता है। आइसोटोन्स, आइसोटोन्स में हमने पढ़ा कि एटम भी अलग होगा, एलिमेंट भी अलग है, बट हम इनके न्यूट्रॉन निकालते हैं ना माइनस करके, फॉर्मूला लगा के एटॉमिक मास इक्वल टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन निकालेंगे तो हमारे न्यूट्रॉन सेम आते हैं। फिर हमने आइसोडायफर्स पढ़ा। आइसोडायफर्स को हम एग्जांपल्स के थ्रू देख लेते हैं। हमने आइसोडायफर्स में क्या पढ़ा कि ना तो एटॉमिक नंबर सेम होगा, ना मास नंबर सेम होगा, ना न्यूट्रॉन सेम होगा। बट हम क्या करेंगे, अगर हम डिफरेंस निकालें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का, वो सेम होता है। तो वो एलिमेंट जिनका कुछ भी सेम ना हो बट न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का डिफरेंस निकाल लो उसे, और वो सेम आए, तो उसे हम कहते हैं आइसोडायफर्स। ये यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। फिर उसके बाद हमने कुछ क्वेश्चंस किए, और ये 3 क्वेश्चंस आपको होमवर्क में दिए थे। इसमें से ये वाला क्वेश्चन हमने यहीं पे कर लिया था, और ये 2 क्वेश्चंस आपको होमवर्क में दिए थे। तो ये क्वेश्चन 1 हमने यहाँ कर लिया था, हमारा एटॉमिक नंबर 35 आया। तो ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर 35 होता है। तो ये आपको सिखा दिया था कैसे करना है। अब हम इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं, और यहाँ पे हम एक बच्चे की हेल्प लेते हैं, चेतना की हेल्प लेते हैं। चलो चेतना, रीड आउट द क्वेश्चन एंड हेल्प इट आउट कि हम इसको बेटा कैसे कर सकते हैं। यस। सर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम एक्स ले लेंगे। ओके, एक मिनट, हम क्वेश्चन रीडिंग कर लेते हैं साथ के साथ। कह रहा है एन आयन विद मास नंबर 37। देखो बेटा कैसे करते हैं, मैं थोड़ा सा हिंट देता हूँ। कह रहा है कि एक आयन है, उसका मास नंबर 37 है। अब हमें नहीं पता कौन सा आयन है, तो हम ले लेते हैं एक्स। और एटॉमिक नंबर, मास नंबर 37, तो मास नंबर लिख दिया 37। 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज है। इफ द आयन कंटेन 11 पॉइंट मोर न्यूट्रॉन देन इलेक्ट्रॉन, तो अब हमें इलेक्ट्रॉन पता नहीं, लेट इलेक्ट्रॉन एक्स। तो कह रहा है कि न्यूट्रॉन कितने हैं, इलेक्ट्रॉन से इतने ज्यादा। तो एक्स प्लस कितना आ जाएगा, 11.1 एक्स बाय 100। इतना ज्यादा ना, मैं जैसे मान लो मेरी जेब में 100 रुपए है, मैंने बोला कि आपके पास जितने हैं उससे 30% ज्यादा है, मतलब 130। 100 तो है ही प्लस 30, तो एक्स तो है ही प्लस इतने परसेंट ज्यादा। ठीक है जितना, ये ठीक लिखा मैंने। कह रहा है यस सर। फाइंड द सिंबल, मतलब एटॉमिक नंबर बताओ। ये क्वेश्चन बना ना बेटे, बोलो यही बना ना। मतलब देखो जो वो क्वेश्चन बोल रहा है ना, मैंने वैसे वैसे ही लिख लिया, मैंने कुछ नहीं करना, जैसा बोल रहा है वैसा लिख लिया। अब मुझे जो पता है वो मैं साइड पे लिख लेता हूँ। मुझे पता है एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। एटॉमिक नंबर ऑलवेज इक्वल टू प्रोटॉन, ये मुझे पता है। और अगर एटम न्यूट्रल हो तो इलेक्ट्रॉन के बराबर भी होता है, बट ये न्यूट्रल नहीं है। चलो अब देखो क्या कह रहा है। कह रहा है एन आयन विद मास नंबर 37, मास नंबर 37 possesses 1 इलेक्ट्रॉन ऑफ नेगेटिव चार्ज
यानी 1 यूनिट ऑफ नेगेटिव चार्ज यानी -1। ठीक है जी। इफ द आयन कंटेन 11.1% मोर न्यूट्रॉन देन इलेक्ट्रॉन, फाइंड द सिंबल ऑफ द आयन। अब हम यहाँ पे फंस गए है ना, कैसे करना है क्या करना है देखते हैं। तो मैंने क्या कर लिया, मैंने कर लिया लेट इलेक्ट्रॉन x, तो न्यूट्रॉन हो गए इतने। ठीक है बेटा, यहाँ तक कोई दिक्कत? बोलो बेटा, यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं? नो बोलो। सर। अब हमारा जो फॉर्मूला है वो लगाते हैं। चेतना आप बताओ क्या करें अब। ये रहा हमारा फॉर्मूला, ये फॉर्मूला मैंने लगाया क्योंकि मुझे तो एटॉमिक नंबर निकालना है, मतलब मुझे तो प्रोटॉन निकालने हैं। तो प्रोटॉन तो मैं जब ही निकाल पाऊंगा जब मेरे पास बाकी चीजें हों। तो देखो मेरे पास हैं बाकी चीजें, चेक करो है क्या, बताओ क्या करूं। प्रोटॉन, तो मेरे पास प्रोटॉन एटॉमिक प्लस न्यूट्रॉन। मास 37 है, लिख लिया। प्रोटॉन तो मुझे निकालना है, ठीक है, ये मुझे पता नहीं कितना है प्रोटॉन। न्यूट्रॉन कितना बताया है, कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन जितने हैं उसका इतना। ठीक है, कुछ कुछ आइडिया लग गया। तो मैं इसको ऐसे लिख लूं, देखो जरा ध्यान से देखो। अगर एटम, जरा आप ध्यान से समझना, अगर एटम न्यूट्रल होता तो इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू प्रोटॉन हो जाता, अगर न्यूट्रल होता तो। ठीक है, ठीक है बेटा, बोलो हाँ या ना। न्यूट्रल होता तो इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू प्रोटॉन होना था, ये हमने पढ़ा है। बट कह रहा है इट हैज वन नेगेटिव चार्ज। वन नेगेटिव चार्ज का मतलब है गेन ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। वन नेगेटिव चार्ज का क्या मतलब है, गेन ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। तो अगर मैं इसको न्यूट्रल बनाना चाहूं तो इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया हुआ है ना, तो एक लॉस करवा देते हैं। क्या कहते हो, एक लॉस करवा दे तो प्रोटॉन के बराबर आ जाएगा। बोलो बेटा, जितने इलेक्ट्रॉन यस हैं सर। यस सर। उनसे अगर मैं एक माइनस कर दूं तो प्रोटॉन के बराबर आ गया ना। बोलो ये ऐसा कर सकता हूं। देखो, वन नेगेटिव चार्ज का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगर मुझे प्रोटॉन निकालना है, तो प्रोटॉन मुझे निकालना है तो मैं x-1 कर दूं तो ये आ जाएगा ना, क्योंकि मैंने इलेक्ट्रॉन को x मान लिया। तो x में से अगर एक निकाल दो तो वो प्रोटॉन के बराबर आ जाएगा। बोलो बच्चों, बोलो, इतना समझ में आया क्या किया मैंने, ये स्टेप नहीं समझ में आता बच्चों को। सान्या बेटा आप बताओ, समझ में आया बेटा? ये मैंने क्या बताया यहाँ पे, ये मैं सर्कल कर देता हूँ, ये इंपॉर्टेंट है, ये चीज समझ नहीं पाते बच्चे जल्दी। बोलो बेटा, सान्या। यस चलो, सर, ये कैटायन और गेन और लॉस वाला यूज हो रहा हाँ था। जी हाँ जी बिल्कुल। देखो मैंने इसीलिए पेज नंबर 22 है, मैंने इसीलिए पेज नंबर 13 से शुरू किया था ये, कि एटॉमिक नंबर प्रोटॉन के बराबर होता है। कुछ भी सिचुएशन हो, एटॉमिक नंबर हमेशा प्रोटॉन के बराबर होता है। मास नंबर इसके बराबर होता है, और प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है फॉर न्यूट्रल। बट अगर कटायन है तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है, एनायन है तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है, तो वो नेगेटिव है ना एनायन। और ये एक जनरल सिंबल है। अब हमारा क्वेश्चन ये चल रहा था, देखो क्वेश्चन में तो यही है कि हमें तो प्रोटॉन बताने हैं। तो प्रोटॉन हम कैसे बताएंगे, जब हम थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे, सॉल्व करेंगे, तो अब आ जाएगा हमारा प्रोटॉन। तो मैंने इलेक्ट्रॉन एक्स मान लिया, बट मुझे तो यहाँ प्रोटॉन चाहिए ना। तो मैंने अगर इलेक्ट्रॉन एक्स मान लिया तो इलेक्ट्रॉन एक ज्यादा है, -1 मतलब एक ज्यादा है, तो एक कम कर दूंगा तो प्रोटॉन के बराबर हो गया। चलो, अब हम आगे चलते हैं, तो थोड़ा सा सोचेंगे तो हो जाएगा। अब न्यूट्रॉन कितने हैं बेटा, तो न्यूट्रॉन है x प्लस कितना, 11.1x/100। कंफ्यूज ना होना, पूछ लेना बेटा जहां दिक्कत आती है। बस अब इसको सॉल्व करो। चेतना बताओ क्या बनेगी मेरी अगली इक्वेशन। श्वेतिका, 37 इज इक्वल टू x कैंसिल हो गया। बोलो बेटा, x कैंसिल हो जाएगा, यस सर। तो फिर क्या बनेगा, नो सर। नो सर। कैंसिल नहीं सर होगा। सर इट वुड बी 2x। 2x, x6 नहीं होगा, ये 2x हो 38। जाएगा आई गेस, ये 2x हो जाएगा, हो जाएगा। यस सर। -1 प्लस 11.1x/100। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत? बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूँ। नो सर। वेदिका, चेतना, नो सर। कैलकुलेशन देख लेना मेरी, मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है। सो मुझे बताओ, अब मैं इसको सबको 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो कितना हो जाएगा, 3700, 200x माइनस कितना कर दूं, 100 प्लस कितना हो जाएगा, 11.1x। बताओ ये आएगा, बोलो बेटा, बोलो ये यस आएगा। सर। इस 100 को इधर ले यस आओ, सर। इस 100 को इधर ले आओ, तो कितना हो जाएगा, 3800 हो जाएगा। बताओ, अगर मैं इस 100 को इधर ले आऊं तो 3800 हो जाएगा, यस और नो। बोलो बच्चों। यस सर। अब ये कितना बच गया, यस। 211.x। बोलो इतना आ जाएगा।
आ जाएगा। अब मुझे बताओ x की वैल्यू कितनी आई, तो ये हो गया 3800 डिवाइडेड बाय 211 पॉइंट, ठीक है 1 भी आना चाहिए था, 1। तो अब इसको डिवाइड करो, बताओ बेटा मुझे कितना आंसर आ रहा है, बताओ आप लोगों ने सॉल्व किया होगा तो 18। 18 आंसर आ रहा है। तो एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, लेट मी चेक ऑल्सो। 3800 डिवाइडेड बाय 211.1, तो ये अप्रोक्सीमेटली 18 आंसर आ रहा है। तो 18 इलेक्ट्रॉन हो गए, यानी ये जो मेरा आंसर आया तो ये इलेक्ट्रॉन हुए ना 18। तो मेरे इलेक्ट्रॉन कितने हो गए जब मैंने इसको सॉल्व किया, 18। तो प्रोटॉन कितने हुए, कितने हुए प्रोटॉन, बोलो x माइनस 1, 17। तो व्हाट इज माय एटॉमिक नंबर, what is my atomic number, 17. yes, so Z is 17, this is my answer, means chlorine, Z is 17। चलो अब इसे नोट कर लो और मुझे बताओ एनी प्रॉब्लम इन दिस क्वेश्चन। और ये होता नहीं है बेटा, और ये पेपर में आता है, बच्चों से ये हो नहीं पाता, एंड इट कम्स इन योर पेपर। तो अब हम इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। अब ये भी आपका होमवर्क था। चलो अब इसमें मुझे ना श्वेतिका हेल्प करेगी मेरी कि ये क्वेश्चन कैसे करेंगे। चलो श्वेतिका, हेल्प मी आउट इन मेकिंग इक्वेशन। बोलो बेटा, लेट्स मेक इक्वेशन हियर। पहले तो हम गिवन टाइप में कर लेते हैं कुछ। चलो कह रहा है एन आयन विद मास नंबर 56। तो मुझे नहीं पता कौन सा आयन है, लेटर से एक्स आयन है, मास नंबर 56, कंटेन 3 यूनिट पॉजिटिव चार्ज, मतलब पॉजिटिव चार्ज 3 है, एंड 30.4% मोर न्यूट्रॉन देन इलेक्ट्रॉन। अब ये अलग है, ये प्लस चार्ज है, वहां पे माइनस चार्ज था, तो यहाँ पे भी यही एटॉमिक नंबर ही पूछना है, साइन सिंबल मतलब एटॉमिक नंबर। ठीक है चेतना, अब मैं क्या करूं बेटा, अब पहले तो मैं ये लेट कर लूं पहले। Yes, sir. सो लेट इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, तो मेरा न्यूट्रॉन कितना हो गया, बताओ बेटा, न्यूट्रॉन कितना हो गया, x प्लस 30.4 x बाय 100, क्योंकि वो परसेंट बोल रहा है, तो ये हो गया मेरा न्यूट्रॉन। ठीक है, तो अब मेरा प्रोटॉन कितना होगा फिर। अब देखो, +3 का मतलब लॉस हो गया इलेक्ट्रॉन, माइनस का मतलब गेन हो गया, तो मैंने माइनस कर लिया वहां। +3 का मतलब क्या होता है, लॉस हो गया, तो मैं x माइनस 3 कर लूं, मेरा प्रोटॉन आ जाएगा। ये वाला स्टेप बताओ समझ में आया कि नहीं आया, क्या किया मैंने, बताओ। देखो इलेक्ट्रॉन x मान लिया मैंने, अब कह रहा है कि +3 यानी 3 इलेक्ट्रॉन लॉस हो चुके हैं, 3 अपना क्या है, अच्छा हाँ सोच के सर बताओ। x प्लस 3 नहीं X होगा, plus x प्लस 3 3 होना होगा। चाहिए। हाँ वेरी गुड वेरी गुड, यही सुनना चाह रहा था, मेरे से गलती हो गई, वेरी गुड, प्लस आएगा। देखो फिर से, देखो फिर से समझो, वहां माइनस था तो हमने प्लस किया, मतलब क्या गड़बड़ हो रही है ऐसे बोलने में, ऐसे लॉजिक से समझो। लॉजिक क्या है हमारा, कि हमें न्यूट्रल बनाना है एटम, तो न्यूट्रल बनाने के लिए 3 लॉस हुए हैं, तो 3 इसमें ऐड कर दो, और अगर माइनस में होगा तो वो आप सब्ट्रैक्ट कर दो अकॉर्डिंगली उतने। तो हमने न्यूट्रल बनाना होता है, तो वो प्रोटॉन पता चल जाएगा। तो अब समझ में आ गया, x+3 आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि हमने इलेक्ट्रॉन x मान लिए हैं और हमें प्रोटॉन चाहिए, तो इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन तो लॉस हो चुके हैं, अगर मैं 3 इसको दे दूंगा तो न्यूट्रल हो जाएंगे, यानी x+3 हो गया, बिल्कुल सही। अब मेरी इक्वेशन क्या बनेगी, a इज इक्वल टू p प्लस n। a है मेरा 56 और p है मेरा x+3 और n मेरा कितना है, x प्लस 30.4x बाय 100। अब इस सब को कितने से मल्टीप्लाई कर दो, 100 खत्म करने के लिए कितने से मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 100, तो कितना आया, बोलो श्वेतिका, 5600. 5620 इज इक्वल टू 100x प्लस 300 प्लस 100x प्लस 30.4x। ठीक है, अब ये 100 ये 100 और ये 100 इधर, ये 300 इधर ले आओ, तो ये कितना हो जाएगा, ये 5300 हो जाएगा बच्चों, बोलो बच्चों। Yes, sir. हाँ जी 53 हो जाएगा। तो आगे क्या बनेगा देखते हैं। अब ये हमारा हो गया 5300, तो अब मेरी पास नेट क्या बचा, 100 100 और ये
230.4x बच गया। बताओ इतना बच गया मेरे पास, बोलो बेटा। यस सर। ठीक है, अब मेरी इक्वेशन बनेगी x इज इक्वल टू 5300 डिवाइडेड बाय 23.4। कितना आंसर आया इसको डिवाइड करके, बताइए। सर 23 है। 23। इसको हम 23। डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर अप्रोक्सीमेटली 23 आता है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं, 23। अब ये जो मैंने 23 निकाला है, ये क्या चीज है? इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन को x माना था ना हमने, तो ये हमारा इलेक्ट्रॉन आ गया। सो 23 इलेक्ट्रॉन आ गया, तो x इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 23। सो एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू प्रोटॉन, एंड प्रोटॉन वाज इक्वल टू कितना था? x+3। x+3 था ना प्रोटॉन। देखो हमारा यहाँ पे प्रोटॉन किसके बराबर था? x+3 के बराबर था। देखो ये सर्कल कर देते हैं दोबारा, इसको रेड से हाईलाइट कर देते हैं, इसी के बराबर था ना। बच्चे बोलते नहीं, बोलो ना। यस सर। अब यस हमारे सर। पास कितना आया आंसर? कितना आएगा? 26। 26। यस, 26। सो 26 होता है आयरन। इसका मतलब हमें जो एलिमेंट दिया था आयरन, एटॉमिक नंबर 26, मास नंबर 56 था आई गेस सो, और +3 चार्ज था। तो ये हमसे पूछा था, दिस इज आवर आंसर। चलिए बच्चों, इसको अब आप नोट कर लीजिए। देखो, जब मैं आपको बेटा करवा रहा हूँ ना, तो आप साइड बाय साइड अपनी एनसीईआरटी बुक भी पढ़ते रहें। अगर आपके पास है, नहीं है तो जो मैंने करवाया है उसको आप पढ़ते रहें और प्रैक्टिस करना है। बस मैंने जो करवाया है ना, आप प्रैक्टिस करो बार बार। प्रैक्टिस करने से थिंकिंग स्किल्स बढ़ जाती हैं। अब देखो, अब हमारा जो टॉपिक आता है इसी चैप्टर में, वो लाइट से रिलेटेड है। लाइट मतलब जैसे सनलाइट आ रही है हमारे पास, या ट्यूब से लाइट आ रही है, किसी भी सोर्स से लाइट आती है, तो लाइट को इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, और इसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कहते हैं। याद रखना कि जो हमारे पास लाइट आती है, लाइट एक एनर्जी है जो एक सोर्स से आती है। अब वो सोर्स बल्ब हो सकता है, सन हो सकता है, स्टार हो सकता है, तो इनको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कहते हैं। जब आप अपनी फिजिक्स में पढ़ेंगे ना, तो इसकी तो बहुत डिटेल पढ़ेंगे आप, बहुत ज्यादा। हमें केमिस्ट्री में नहीं इतना पढ़ना है, हमें तो वो चीजें पढ़नी है कि जहाँ पे हमारी लाइट यूज हो रही है, वहां पे हमने वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, इस तरह की कुछ टर्म सीखनी है, जो हमने 9th के साउंड चैप्टर में सीखी हुई है, उसको सीखना, और उससे थोड़ा सा एडवांस लेवल पे जाना है। तो जो लाइट आती है हमारे पास, वो एक वेव की फॉर्म में आती है, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक वेव का कॉम्बिनेशन है। इसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अब जो हमारे पास सनलाइट आती है, या किसी भी सोर्स से लाइट आती है, तो लाइट के बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं, गामा रे, एक्स रे, यूवी रेडिएशन, ये विजिबल विजिबल ये है ना जो स्पेक्ट्रम दिख रहा है आपको व्हाइट लाइट का, ये व्हाइट लाइट होती है जो हमें 7 कलर्स में टूटती है। इसके अलावा और भी रेडिएशन होती है जिसे हमारी आंखें नहीं देख सकती, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, FM, AM, इनको रेडियो वेव्स कहते हैं हम। अब ये हमें याद करना है, और इसकी अरेंजमेंट को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम ऑफ रेडिएशन कहते हैं। तो मैं आऊंगा इस पे धीरे धीरे। उससे पहले थोड़ा सा एक थ्योरेटिकल पार्ट है, बस पढ़ लेते हैं। इसको लिखना नहीं है कॉपी में, सिर्फ पढ़ना है, इसको लिखना नहीं है। देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, दिस वाज पुट फॉरवर्ड बाय मैक्सवेल, शॉर्ट में मैक्सवेल, JC मैक्सवेल, इन 1864। बहुत पुरानी बात है, ठीक है जी। द मेन पॉइंट्स ऑफ द थ्योरी एज फॉलोज: एनर्जी एमिटेड बाय एनी सोर्स, मतलब सनलाइट, स्टार, बल्ब, कुछ भी, continuously in the form of radiation and is called radiant energy। जैसे बल्ब जलाया तो बल्ब से लाइट आ रही है, तो वो रेडिएशन है। सन से लाइट आ रही है, रेडिएशन है। स्टार से लाइट आ रही है, रेडिएशन है। मून से लाइट आ रही है, रेडिएशन है। मतलब इसमें कुछ नहीं करना, बस बोल रहा हूँ, ध्यान रखना, लिखना कुछ नहीं है, कोई पूछेगा भी नहीं। द रेडिएशन कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेटिंग perpendicularly to each other and both perpendicular to the direction of propagation of radiation। तो इसकी एक डायग्राम भी दी हुई है बुक में, जरूरत नहीं है, जस्ट कीप इन माइंड। ट्रांसवर्स वेव होती हैं तो परपेंडिकुलर ही होंगी। द रेडिएशन possess wave character and travel with the velocity of light। ये हमें पता है कि जो velocity of light रेडिएशन ही हैं, तो लाइट के इक्विवेलेंट लेते हैं, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड इन वैक्यूम और इन एयर अप्रोक्सीमेटली। These waves do not require any material medium for propagation। For example, rays from sun reach us through space, which is non-material medium। तो यहाँ पे जो भी आपको बताया है, ये कभी पूछा नहीं जाएगा पेपर में,
बट यहाँ से आपको एक आइडिया लग गया कि हम पढ़ने क्या जा रहे हैं। हम वेव, जो लाइट रेडिएशन है उनका वेव करैक्टर पढ़ने जा रहे हैं। अब इसको क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि हम जब एक्सपेरिमेंट्स करते हैं तो हम लाइट पास करते हैं या लाइट रिलीज होती है, कुछ ऐसा होता है, तो उसका हमें यूज करना पड़ेगा। वेव लेंथ, फ्रीक्वेंसी, ये टर्म सीखनी है, इसके लिए हमें ये पढ़ना जरूरी है। तो हमारे पास सन रेज से या किसी भी सोर्स से जो रेडिएशन आती है उसके बहुत सारे कंपोनेंट हैं। क्या कंपोनेंट हैं? ये कंपोनेंट है। अब आप देखो ध्यान से क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, ध्यान से देखना, मैं कुछ समझाना चाहता हूँ। देखो क्या लिखा है मैंने, गामा रेज, एक्स रेज, यूवी रेज एंड ये विजिबल। मतलब बहुत सारी रेडिएशंस आती हैं, बट जो हमारी आंख है ना सिर्फ ये विजिबल को देख पाती है। विजिबल, इसको मैग्नीफाई कर दिया तो इट इज विजिबल टू आवर आई, विजिबल टू आवर आई, जिसे हम लाइट कहते हैं अपनी नॉर्मल, विजिबल लाइट। और हम इसको क्या कह देते हैं अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में? विजिबल लाइट। अब जैसे आपका फोन है, फोन से भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकलती है, क्या दिखती है हमें? नहीं दिखती, इनविजिबल है। हमारी आंख को यही दिखती है व्हाइट कलर, जो हमने स्पेक्ट्रम पढ़ा हुआ है। ठीक है, अच्छा इसको भी कुछ नहीं करना है, इसको हमने शॉर्टकट याद करना है, कॉम्पिटिशन्स वगैरह में आता है। तो मैंने एक शॉर्टकट यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो क्या लिखा हुआ है शॉर्टकट। हम इसको कैसे याद करेंगे? जो ये है हमारी रेडियो वेव, देखो रेडियो, ध्यान से समझना, मैं शॉर्टकट बता रहा हूँ। ये हमारी रेडियो वेव है। फिर उसके बाद माइक्रोवेव है, रेडियो मिर्ची, माइक्रो को मैंने लिख दिया मिर्ची। ये जो है हमारी विजिबल लाइट है ना, इसके साथ इंफ्रारेड है, तो मैंने लिखा रेडियो मिर्ची, आई लव यू, एक्स रे गन। आई का मतलब इंफ्रारेड रेडिएशन, एल का मतलब ये विजिबल लाइट, एल का मतलब लाइट, कौन सी लाइट? विजिबल लाइट, ये वाली। यू का मतलब अल्ट्रा वायलेट रेज, यू का मतलब क्या है? अल्ट्रा वायलेट रेज। एक्स रे, ये रहा एक्स रे, है ना। गन, गन गामा, जी फॉर गन, जी फॉर गामा, ये। तो आपको ये सीक्वेंस याद होनी चाहिए फॉर कॉम्पिटिशंस, वैसे कोई नहीं पूछेगा। ठीक है जी। अब आप इसको ध्यान से देखो, ये रेडिएशंस की अरेंजमेंट कैसे हो रही है? वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है? देखो लैम्डा इज अ सिंबल ऑफ वेवलेंथ। ये छोड़ दो, ये फ्रीक्वेंसी है, इसको छोड़ दो, सिर्फ वेवलेंथ का देखो। मुझे ये बताओ, वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है? चेतना बताओ, ये वैल्यू देखो, ये -12, फिर 8, 0, 2, इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है? बताओ। इंक्रीज हो रही है। इंक्रीज हो रही है। तो हम क्या बोल सकते हैं अगर कोई आपसे पूछे व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम? it is the arrangement of component of radiations in the increasing order of wavelength. अच्छा, what is the shortcut to learn? तो शॉर्टकट हमने उल्टा लर्न कर लिया है। क्या किया हमने? इसको बोल दिया रेडियो, रेडियो मिर्ची, माइक्रोवेव को मिर्ची, इसको हमने बोल दिया आई, ये लाइट, विजिबल लाइट को एल, इसको यू, तो आई लव यू, एक्स रे गन। चलिए इसको, ये शॉर्टकट नोट कर लीजिए। और ये मीटर में है, और जो हमारी विजिबल लाइट है जो हम देख पा रहे हैं, ये है हमारी 400 से लेके 750 नैनोमीटर्स। ये कन्वर्जन अभी मैं सिखाऊंगा। अभी मेरा पर्पस सिर्फ इतना था कि ये रेडिएशंस को हम याद रख लें, ताकि अगर हमसे पेपर में पूछे तो हम सीक्वेंस प्रॉपरली बना पाए। तो ये सीक्वेंस हमने डिक्रीजिंग ऑर्डर में याद किया है, अरेंजमेंट इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। सो व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम? Arrangement of all the components of light in the increasing order of wavelength. And what is its acronym? Acronym means shortcut to learn. Radio mirchi, ILU, X-ray gun. I is your infrared radiation, L means visible light, U means UV, X-ray, X-ray, and G stands for gun, G stands for gamma. चलिए बेटा इसको नोट कर लीजिए और मुझे डन बोलिए। लो बेटा देखो क्या नोट करना है। नोट करते हुए हेडिंग डालो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ठीक है, नोट करते हुए हेडिंग डालो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ठीक है, आंसर में लिखूं, इट इज द arrangement of all components of light wave
in the increasing order of their wavelength. पता है ना, this lambda is a symbol of wavelength. ठीक है जी, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ. तो हमने ये नोट करना है, व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम? इट इज द अरेंजमेंट ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ लाइट और रेडिएशन, लाइट वेव इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर वेवलेंथ. अब इसके बाद हम इसका शॉर्टकट कर लेते हैं. शॉर्टकट क्या था? शॉर्टकट हमारा डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो हम डिफाइन किसी भी तरीके से कर सकते हैं. तो शॉर्टकट टू लर्न, शॉर्टकट टू लर्न क्या था? शॉर्टकट रेडियो, ऐसे लिख देता हूं, रेडियो मिर्ची आई लव यू एक्स रे गन. ठीक है, अभी हमें सीक्वेंस याद हो गई. कैसे? रेडियो का मतलब है रेडियो वेव्स. रेडियो स्टैंड्स फॉर रेडियो वेव्स और रेडियो वाली रेडिएशन. मिर्ची स्टैंड्स फॉर माइक्रोवेव, तो माइक्रोवेव में यही वाली यूज होती है. आई स्टैंड्स फॉर इंफ्रारेड, ये हीट करती हैं. एल स्टैंड्स फॉर विजिबल लाइट, जो हमें दिखता है. यू स्टैंड्स फॉर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन. एक्स-रे स्टैंड्स फॉर एक्स-रे एंड जी स्टैंड्स फॉर गामा रेज. लो जी, ये शॉर्टकट भी हो गया और ये हमें याद भी हो गया, और इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम. इसकी पूरी अरेंजमेंट इस तरह से दिखती है, तो ये डायग्राम याद करने की जरूरत नहीं है. इसका शॉर्टकट क्या है याद करने का, तो ये मैंने यहाँ पे बता दिया. इट इज द अरेंजमेंट ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ लाइट वेव इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर वेवलेंथ या डिक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब आपके ऊपर जैसे मर्जी अरेंज कर लो. यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में था तो मैंने इंक्रीजिंग ऑर्डर बोल दिया, और जो हमने ये अरेंजमेंट याद की है हमने उल्टी याद की है. उल्टी देखो, ये रहा रेडियो, माइक्रो, इंफ्रा, विजिबल, उल्टा याद किया है. अरेंजमेंट इस तरह से याद उल्टा किया है ताकि हम इसे कर पाए और आप इसकी वैल्यूज याद हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं, बट आपको सीक्वेंस याद होनी चाहिए. बाय डूइंग प्रैक्टिस ये सारा हो जाएगा.